कई बार आपको लगता है कि नहीं ये सिचुएशन कैसे पॉसिबल है, पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जो आपको लगेगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, वो सवाल अभी नहीं बताऊंगा मैं, पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है, एक ब्लॉक ऐसा होता है और दूसरा ब्लॉक यहां लगा होता है ऐसे, और यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे होते हैं और ये आगे चल रहा होता है पूरा सिस्टम ऐसे, तो आपको लगेगा कि सर ये वाला ब्लॉक जो है, बी वाला ब्लॉक ऐसे कैसे रह सकता है, तो नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसा लगेगा ना। पर ऐसा नहीं होगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेविकोल की मजबूती है, ये चिपका हुआ है इससे स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। तो ये यहाँ पे फेविकोल लगा हुआ, आप ऐसा मान लो, तो ये नहीं होगा। कई बार क्या होता है, आपने एक ऐसा एग्जाम्पल खुद ही प्रैक्टिकल करके देखा होगा। क्या एग्जाम्पल करके देखा होगा? कि आप यहाँ पे दौड़ लगा रहे हो, मान लो ये आप हो और आप यहाँ पे दौड़ लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे दौड़ रहे हो, और आपने एक कागज को अपने ऊपर लगा रखा है, तो कागज आपसे चिपका रहता है, ये पता है आपको। हाँ सर। अगर यहाँ पे आपने कागज रखा हुआ है और आप अगर दौड़ोगे, तो अगर आप भले दौड़ लगा रहे हो, लेकिन ये कागज जो आपके चेस्ट पे आपने लगा रखा है, वो कागज आपसे चिपका हुआ रहेगा। या आपने अपने स्टोमक पे कोई कागज लगा रखा है, तो वो स्टोमक पे वो कागज चिपका हुआ रहेगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, वो इस चीज को चिपका के रखता है। तो ऐसे ही ये दोनों ब्लॉक भी आपस में चिपके रहेंगे। अब इन पे जो एग्जांपल है वो हम बाद में करेंगे, पर ऐसा सब कुछ पॉसिबल है स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल, ठीक है। तो उनके एक एक करके एग्जांपल हम बाद में लेंगे, लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज शीट में से कराने वाला हूं। एक्सरसाइज शीट नंबर 2 जो है, उसमें कुछ फ्रिक्शन के एक जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं। चलिए तो हम उसको करते हैं शुरू। एक ऐसा सवाल दे रखा है आपकी एक्सरसाइज शीट का, ये है क्वेश्चन नंबर 52 है, और सवाल ऐसा कहता है कि ये एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाया गया है। ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया है और ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। चलिए ठीक है, 30 डिग्री का एंगल है। तो ये जो एंगल है 30 डिग्री का, ब्लॉक पे फोर्स लगाया गया है। तो ये फोर्स कर क्या रहा है? ये फोर्स ऐसा बताया गया है कि इसको जस्ट स्लाइड होने से रोक रहा है। स्लाइड होने से रोकने का क्या मतलब है? स्लाइड होने से रोकने का मतलब है कि इसकी टेंडेंसी नीचे आने की। जैसे मान लो ये ब्लॉक अगर ऐसे ही रखा होता तो इसकी टेंडेंसी क्या होती? नीचे आने की होती। हाँ सर। टेंडेंसी नीचे आने की होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीचे आ रहा है, नीचे आने की टेंडेंसी होती है ना। मतलब ये चाहता तो यही कि मैं नीचे चला जाऊं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है नीचे। नीचे कितना ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है? तो आपको नीचे यहां पे जी नहीं लग रहा है, यहां पे क्या फोर्स लग रहा है? जी साइन 30। ये पता है आपको सबको? जी के दो कंपोनेंट करोगे, ये जी का कंपोनेंट करोगे तो इधर हो जाएगा जी कॉस 30, इधर जी कॉस 30 और इधर जी साइन 30। तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आने की कोशिश करता? जी साइन 30। जी साइन 30 से नीचे आने की कोशिश करता। अच्छा अच्छा, अगर कोई ब्लॉक हवा में रख दो, हवा में रख दो और उसको छोड़ दो, तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? वो जी से नीचे आएगा। जी। जी से आएगा ना, क्योंकि जी साइन 90 करोगे इसको। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है, ये अब ये एंगल 90 हो गया। मतलब ये जो इंक्लाइन था, ये जो इंक्लाइन था उसको आपने उठा करके एकदम सीधा कर दिया ऐसे, 90 डिग्री का एंगल ले लिया। तो 90 डिग्री के एंगल पे ये जो गिरेगा वो जी साइन 90 से, मतलब जी से गिरेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जी से गिरेगा, ये जी साइन 30 से गिरेगा, मतलब नीचे आने की कोशिश इसकी रहेगी। लेकिन अब क्या है
फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन इसको रोकने के लिए क्या करेगा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा पीछे की तरफ? फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ रोकना चाहता है। फ्रिक्शन कितनी वैल्यू से रोकेगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू मान लो पूरा के पूरा लग गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग गया और फिर भी इसको नहीं रोक पाया। मान लो नहीं रोक पाया, मान लो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना होता है, एन का वैल्यू कितना होता है, मास से मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो mg, ये mg sin 30 और ये mg cos 30 और ऊपर लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना होता है बेटा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मोशन तो ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे मोशन नहीं होगा, तो n किसके बराबर हुआ, mg cos 30 mg cos 30 के बराबर हुआ। तो n हो गया mg cos 30 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पे दे नहीं रखा, आपको निकालना पड़ेगा कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू mg cos 30। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे नीचे mg sin 30 लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे रोकना चाहता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू mg cos 30 है, तो हमको कोई फोर्स लगा के रोकने की जरूरत नहीं है। मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि ये mg cos 30 की वैल्यू मान लो निकल के आ जाए 30, है ना, मान लो निकल के आ जाए 30 निकल के आ जाए, अच्छा, और मान लो mg sin 30 की वैल्यू निकल के आ जाए 20। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या अगर इसकी वैल्यू नीचे 20 है और इसकी वैल्यू mg cos 30 की वैल्यू अगर 30 है ना, 30 न्यूटन है, तो क्या हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, या फ्रिक्शन ही रोक देगा इसको? फ्रिक्शन ही रोक देगा। फ्रिक्शन ही रोक देगा। कितनी वैल्यू देगा पीछे फेविकॉल, 20 का। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भले 30 है, मैक्सिमम वैल्यू 30 है, लेकिन जरूरत कितनी है रोकने के लिए, 20 की जरूरत है, तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20 लगेगा और इसको रोक देगा। बोलो बात क्लियर है? हाँ सर। लेकिन अगर यहां पे फ्रिक्शन जो वैल्यू है, मान लो mg sin 30 की वैल्यू मान लो आ जाती है 30 आ जाती है, तो क्या ये फ्रिक्शन रोक पाएगा? अभी भी रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि 30 है। लेकिन अगर इसका वैल्यू अगर 31 हो गया, मान लो mg sin 30 का वैल्यू 31 हो गया, तो क्या ये 30 वाला फ्रिक्शन रोक पाएगा? नहीं। इसके लिए क्या हमको लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, ये वाला लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अलग से लगाना पड़ेगा। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, देखो अभी अपनी वास्तविक कंडीशन में ये रुकेगा नहीं, अब ये क्या करेगा, अब ये चलता बनेगा नीचे की तरफ। जा भाई स्टैटिक फ्रिक्शन, फेविकोल का जोर यहां नहीं चलने वाला, इसलिए ये अब ये चलने लगेगा। तो ये चलने लगेगा, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि रुका रहे, अभी भी हम क्या चाहते हैं, रुका रहे। मतलब हमको रोकने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स कब लगाना पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। हमको रोकने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स तब लगाना पड़ेगा जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं रोक पा रही है, तब जाकर के हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स उस कंडीशन में लग रहा है जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी इसको नहीं रोक पा रही है, 30 डिग्री एंगल की बात चल रही है। तो हम करते हैं, यहां पे इसको लगा देते हैं म्यू एम जी कॉस 30 ऊपर, और नीचे की तरफ आ गया mg sin 30 नीचे। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस कर दो, ये दोनों फोर्स मिल करके अब रोकेंगे। अब ये फ्रिक्शन भी और ये F वाला भी दोनों मिल करके इस mg sin 30 को रोकेंगे। तो mg sin 30 किसके बराबर होगा, F प्लस म्यू mg cos 30 के बराबर। इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो mg sin 30 जो है वो किसके बराबर होगा, F प्लस म्यू mg cos 30 के बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर पहली हुई। ठीक है, ये 30 डिग्री के एंगल पे हुई, तो ये सिचुएशन हुई। अब सवाल 60 डिग्री के एंगल पे कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको देखो।
देखो यहाँ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन एकदम चमत्कारिक फोर्स होता है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। लेट मी इरेज ऑल दिस। और 60 डिग्री के, जो 60 डिग्री वाला है, मैंने पूरा पेज इसलिए रब नहीं किया क्योंकि ये इक्वेशन मुझे सामने चाहिए थी। चलिए अब हम 60 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको देखो। 60 डिग्री के एंगल पे क्वेश्चन ये कहता है, देखो जैसे ही एंगल बढ़ाओगे, पहले खाली टेंडेंसी थी नीचे आने की, पहले खाली क्या थी, टेंडेंसी थी नीचे आने की 30 डिग्री पे। लेकिन जैसे ही आप इसको एंगल को बढ़ा दोगे, मतलब ये एंगल आपने बड़ा कर दिया, ऐसे 60 डिग्री कर दिया, तो अब क्या, अब तो बिल्कुल नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पहले तो खाली टेंडेंसी थी नीचे आने की, और टेंडेंसी जो थी नीचे आने की, और रोकने के लिए हमने एफ लगाया था, ठीक है, जस्ट पुश अपवर्ड। अच्छा ये 30 डिग्री पे अपवर्ड पुश बता रहा है, कोई बात नहीं, तो हमने थोड़ा सा इक्वेशन को, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से कर लेते हैं पूरे सवाल को। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही रहा है, फिर से मैं कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री एंगल पे अपवर्ड पुश हो रहा है, लेकिन अब आपको समझने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। 52 जो है वो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो दो एंगल दे रखे हैं, एक तो 30 डिग्री का एंगल दे रखा है और एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, दो एंगल है। 30 डिग्री के एंगल पे कह रहा है कि एफ लगा करके इसको जस्ट अपवर्ड पुश कर रहे हैं, जस्ट अपवर्ड पुश कर रहे हैं, है ना, अपवर्ड पुश कर रहे हैं, और 60 डिग्री पे एफ लगा करके इसको जस्ट रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। दो चीजें दे रखी हैं, जस्ट अपवर्ड पुश कर रहे हैं। मुझे बाद वाला एंगल थोड़ा छोटा लगा था, लेकिन बाद वाला एंगल बड़ा दे दिया इसने, तो अब पूरा खेल बदल जाएगा। देखो तो दोनों में क्या हुआ, जो काम हमने 30 डिग्री में किया था ना, वो काम कहाँ होगा अब? 60 डिग्री। 60 डिग्री में होगा, क्योंकि 60 डिग्री में इसकी नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, 60 डिग्री में नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा। इसको रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, कौन सा? एफ लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स एफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और mg sin 30, mg sin 60 इधर लगेगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इसको ऊपर की तरफ लगने वाली है, mg cos 60। तो जो काम हमने 30 में पहले कर दिया था, वैसे बेसिकली क्योंकि अब ये एंगल बड़ा कर दिया, तो वो काम यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी नीचे आने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो फ्रिक्शन तो चाहता है रोकना, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू में नहीं रोक पा रही है इसको, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके इसको जस्ट रोक दिया। तो जस्ट रोक दिया तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये एफ और ये म्यू mg cos 60 दोनों ऐड होकर के mg sin 60 के बराबर होंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एफ प्लस म्यू mg cos 60 इज इक्वल टू mg sin 60, ये इक्वेशन बनेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री पे इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है इसकी नीचे आने की। अब आप कहोगे सर पहले तो कह रहे थे है, अरे वो डिपेंड करेगा यहाँ फ्रिक्शन कितना उसके हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि इसमें ऐसी ज्यादा टेंडेंसी है, क्योंकि जस्ट रोक रहे हैं, इसका क्या मतलब है, जस्ट रोकने का मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट रोक रहे हैं 60 डिग्री वाले केस में। अगर क्वेश्चन कहता कि भाई 30 डिग्री वाले में जस्ट रोक रहे हैं, तो वो टेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा होती नीचे आने की, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं 60 डिग्री में जस्ट रोक रहे हैं, इसका मतलब 60 डिग्री में ज्यादा टेंडेंसी नीचे आने की, तो इसका मतलब 30 डिग्री में कम टेंडेंसी है नीचे आने की, तो नीचे आने की कम टेंडेंसी है, तो फोर्स लगा करके इसको जस्ट अपवर्ड पुश कर रहे हैं। तो अगर हम जस्ट अपवर्ड पुश करेंगे तो इसका मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जस्ट अगर अपवर्ड पुश कर पा रहे हैं एफ लगा करके, वही एफ लगा करके जिस एफ लगा करके इसको जस्ट रोक रहे थे, और 30 डिग्री में वही एफ लगा करके इसको ऊपर की तरफ पुश कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इस वाले में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर के नीचे? नीचे की तरफ। इसमें नीचे लगेगा, क्यों?
क्योंकि एफ वही है, लेकिन खाली एंगल बदलने से इसका काम अलग हो गया उसी एफ का। ये एफ यहाँ पे इस ब्लॉक को रोक रहा था, वही एफ यहाँ पे इसको जस्ट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। जस्ट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है मतलब इसका मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन पीछे लगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और फ्रिक्शन पीछे लगेगा और mg sin 30 तो पीछे लगता ही है। mg sin 30 जो है, क्योंकि अब एंगल 30 है तो ये mg sin 60 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 60 था तो वो तो नीचे लगता ही है, लेकिन फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो वही म्यू mg cos 60, सॉरी cos 30, यहाँ पे 30 डिग्री है ना एंगल, तो 60 की जगह ये आ जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ इक्वेशन बनेगी एफ अकेला मिलकर के इन दोनों को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है। ये भी नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये ऊपर मूव करने की टेंडेंसी है इसकी एफ लगा करके, तो ये फ्रिक्शन भी इसको पीछे की तरफ भी खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी एफ अकेला मिलकर इन दोनों से फाइट कर रहा है, इन दोनों से फाइट कर रहा है। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो क्या बनेगी? mg sin 30 प्लस mg cos 30 इज इक्वल टू f। यस गुड। तो इक्वेशन यहां जो बनी वो बनी f इज इक्वल टू mg sin 30 प्लस म्यू mg cos 30, ये इक्वेशन बनी। अब ये दो इक्वेशन है, इनको दोनों को सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना है। इक्वेशन बनाना फिजिक्स में हार्ड होता है, सॉल्व करने में तो थोड़ी सी गणित लगती है और हो जाता है सॉल्व। क्या करो, इस इक्वेशन में भी मैं f को इधर ले लेता हूं और इसको इधर ले लेता हूं। तो f इधर ले लिया और इस चीज को इधर ले गया, तो देखो mg sin 60 माइनस म्यू mg cos 60। आपको म्यू निकालना है इस सवाल में, इस सवाल में म्यू निकालना है आपको। सर निकालना क्या है, क्या कर रहे हैं? तो म्यू निकालना है। तो क्या करो, अब ये f और ये f दोनों बराबर है कि नहीं है? हाँ है। तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दोगे तो ये आ जाएगा mg sin 30 प्लस म्यू mg cos 30 इज इक्वल टू mg sin 60 माइनस म्यू mg cos 60, ये आया। अभी देखो mg 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 और mg कैंसल, तो यहां बचा sin 30, ये म्यू cos 30 इधर है ना, तो ये है म्यू cos 30। देखो अब कुछ करना नहीं है, वैसे तो सॉल्व ही करना है, आप कर लोगे, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूं म्यू cos 60। अब मैं काम करता हूं, म्यू वाले को यहां से उठा करके यहां ले जाता हूं और साइन वाले को यहां से उठा करके यहां ले जाता हूं। तो म्यू म्यू दोनों ऐड हो जाएंगे, तो म्यू बाहर आ गया, तो यहां क्या बचेगा? cos 30 प्लस cos 60। बोलो क्लियर है? ये cos इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और इधर क्या बचेगा? हाँ। sin 60 माइनस sin 30 माइनस sin 30। यस, तो sin 60 माइनस sin 30 ये बचा। अभी इसको सॉल्व करो, तो म्यू cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 और cos 60 कितना होता है? 1/2 1/2। चलिए sin 60 कितना होता है? √3/2। √3/2। sin 30 होता है हाफ। अभी ये देखो दो 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 सब कैंसिल हो गए, तो म्यू बचा √3+1 और इधर आया √3-1, तो म्यू का वैल्यू आया √3-1 अपॉन √3+1। तो ये सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। बोलो ये सवाल क्लियर है? हाँ सर। चलिए अगला सवाल और लेता हूं। अगला सवाल जो दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर 44 से लेके 48 तक के सवाल है। सभी एक जैसे सवाल है, 44 से लेके 48 तक के सवाल है। तो देखो क्या सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आपने कर भी रखे हैं और मैंने शायद कराया भी है आपको। इस तरह का एफ का वैल्यू 2 न्यूटन दे रखा है इधर, और इधर 10 केजी फोर्स 10 केजी मास दे रखा है, और नीचे एक ब्लॉक और दे रखा है 5 केजी का। हालांकि आपको सर 10 केजी का छोटा बना दिया, 5 केजी का बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, चलता है। और यहाँ पे जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, वो दे रखा है 10 न्यूटन।
दे रखा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। म्यू का वैल्यू 0.1 दे रखा है इसमें। म्यू का वैल्यू 0.1 मतलब फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन होता है ना। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, तो 0.1 और एन का वैल्यू mg, तो mg करोगे तो कितना आएगा 0.1 इंटू मास इसका 10 है, समझ में आ रहा है, इंटू 10। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू 10 ली ली है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 10 ही न्यूटन होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो भी म्यू इंटू एन ही दिया जाता है। हालांकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है और यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट होता है, लेकिन सवाल में क्योंकि म्यू का वैल्यू 0.1 है, इसका मतलब दोनों म्यू एस और म्यू के दोनों बराबर दे रखे हैं, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन का वैल्यू आप निकाल लेना। यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है 15 और इंटू 3 तो 45 न्यूटन का दे रखा है। एफ एस मैक्सिमम यहाँ जो दे रखा है वो 45 न्यूटन दे रखा है, और एफ के जो दे रखा है वो भी 45 न्यूटन ही दे रखा है, दोनों बराबर है। कैसे, देखो यहाँ इसका और इसका मास कितना हो जाएगा टोटल 15, तो यहाँ नॉर्मल कितना लगेगा 15 केजी के बराबर। 15 केजी मतलब न्यूटन में करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 न्यूटन। यहाँ नॉर्मल कितना लगेगा 150 न्यूटन। 150। समझ में आ रहा है कैसे, 10 और 5 15, तो 15 केजी नीचे वेट लग रहा है, नीचे वेट 15 केजी का लग रहा है, मतलब न्यूटन में करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे mg, तो 15 इंटू 10 करोगे तो 150 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो फ्रिक्शन का मैक्स, और यहाँ पे म्यू जो दे रखा है वो 0.3 दे रखा है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.3 दे रखा है, 0.3 दे रखा है, मतलब एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू एन करोगे तो म्यू का वैल्यू 0.3 और ये 150, तो कितना आया 45 न्यूटन। तो इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन टाइम वेस्ट करना नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, कहीं किसी को कोई दिक्कत आए तो। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सवाल में पूछा गया है कि देखो 5 केजी और 10 केजी के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो 5 केजी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा 2 न्यूटन फोर्स पे, ये पूछा गया। तो क्या है, देखो अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स यहां लगाऊंगा तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है फ्रिक्शन का 10 न्यूटन। 10, मतलब फेविकोल हमारा कितना फोर्स दे सकता है 10 न्यूटन। तो क्या 2 दे देगा, हाँ हाँ तो 2 दे देगा, तो चलिए 2 दे दिया। तो अगर फेविकोल ऊपर वाले पे 2 न्यूटन पीछे लगेगा तो नीचे वाले पे फेविकोल कहां लगेगा आगे, पर तो इसका मतलब आगे। नीचे वाले पे 5 केजी पे फेविकोल आगे जोर मार रहा है। अगर ये 2 न्यूटन इस वाले पे इस तरफ जोर मारेगा तो नीचे वाले ब्लॉक पे भी कोई फोर्स जोर मारेगा। कौन सा फोर्स जोर मारेगा, ये फोर्स कौन सा है फेविकोल, है ना। तो अच्छा, अगर फेविकोल ने इस पे जोर मारा 2 न्यूटन का, तो यहाँ पे रोकने वाला फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 45 न्यूटन। 45 न्यूटन, मतलब यहाँ तो क्या ये 2 न्यूटन दे देगा, हाँ तो 2 न्यूटन दे देगा, तो पीछे क्या लगेगा इस पे भी 2 न्यूटन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 45 दोनों का आंसर 2 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है बताओ 5 केजी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, तो कितना होगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। और क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, 10 केजी और 5 केजी के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, तो कितना होगा 2 न्यूटन। तो हो गया आंसर दोनों का 2 न्यूटन। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में। 46 में पूछ रहा है कि 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 5 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, कितना होगा 5 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अरे भाई ये चलेगा क्या 2 न्यूटन में, नहीं चलेगा। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, F = ma लगाओ, तो 2 आगे प्लस और पीछे 2 माइनस, तो 2 - 2 0, मास इसका है 5 केजी, तो 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना आया एक्सेलरेशन इसका
0 0, तो 46 का आंसर है 0, सी ऑप्शन। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछता है 48 पूछता है, 46 हो गया, हाँ 47 पूछता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम, नहीं ये 46 ये नहीं है, ये 47 है, सॉरी ये वाला जो सवाल है वो 47 है, 46 अभी करना है, पहले 48 कर देते हैं फिर बाद में 46 करेंगे। 48 कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक व्हेन f इज इक्वल टू 30। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू अगर 30 कर दोगे तो इस 10 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलो बताओ, आप खुद सोल्व करके बताओ कितना होगा। यहाँ पे अगर f में 30 कर दूंगा तो इस 10 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। हाँ कितना, 3 नहीं बेटा, देखो 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 देखो, ऐसा अगर यहाँ पे 30 न्यूटन लगाया तो हमारे पास फेविकोल का जोर कितना है इस जगह, 2। हाँ 2 आंसर करेक्ट है। देखो यहाँ फेविकोल का जोर है 10 न्यूटन, तो क्या ये फेविकोल रोक पाएगा इसको, नहीं रोक पाएगा। अगर फेविकोल, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन को हम फेविकोल बोल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को फेविकोल बोल रहे हैं क्योंकि यही फेविकोल की तरह होता है। फेविकोल नहीं रोक पाएगा तो अब कौन लगेगा, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, क्योंकि अब ये चल पड़ा और चल पड़ा तो काइनेटिक लगा, और काइनेटिक लगा तो 10 लगेगा क्योंकि काइनेटिक का वैल्यू भी है तो 10, लेकिन फ्रिक्शन का जो नेचर है वो बदल गया। पहले फेविकोल वाला फ्रिक्शन लगता था, अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। ये सारी चीजें जब आप कंसेप्चुअली समझोगे तभी समझ में आएंगी, नहीं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है। तो अभी नेट फोर्स कितना लगा, 20 लगा ना, 30 माइनस 10, हाँ ये प्लस का और ये माइनस का, पीछे वाला माइनस लोगे आगे वाला प्लस लोगे तो 20 लगा, समझ में आ रहा है। हाँ इंटू 10 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो क्लियर है। तो 48 का आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बचा है 46 क्वेश्चन। 46 क्या कहता है, एक मिनट देख लेने दो मेरे को। द मैक्सिमम एफ व्हिच विल नॉट कॉज मोशन ऑफ एनी ब्लॉक्स। अच्छा, एक ऐसा सवाल दे रखा है, मैं इस पूरे को रब कर रहा हूं और वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। ये ऊपर 10 है और नीचे 45 है, बोलो क्लियर है। हाँ सर। तो मैं इसको रब करके आगे बढ़ता हूं और 46 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है, यहां 10 kg और ये 5 kg और यहां पे एफ है। यहां जो फ्रिक्शन है, जो दोनों फ्रिक्शन एफ के और एफ एस मैक्सिमम, दोनों का वैल्यू 10 न्यूटन है, और यहां पे जो दोनों फ्रिक्शन है उन दोनों का वैल्यू एफ के और एफ एस मैक्सिमम का वैल्यू है 45 न्यूटन। अच्छा, अभी सवाल ये कह रहा है कि एफ का वो मैक्सिमम बताओ जो किसी भी ब्लॉक को नहीं चला पाए, कितने फोर्स पे ये नहीं चल सकते। मेरा बात समझ में आ रही है। हाँ सर। सवाल ये कह रहा है एफ का वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 46 क्वेश्चन जो है वो, जिसके कारण ये दोनों में से किसी भी ब्लॉक को नहीं हिला पाए। ऐसा कौन सा फोर्स? 10। हाँ बोलो। 10। अरे यस 10 न्यूटन दिख रहा है साहब। देखो अगर आपने मान लो 9 न्यूटन भी लगा दिया तो क्या ये इसको हिला पाएगा? यहां फेविकोल का जोर कितना है? 9 न्यूटन। तो यहां 9 न्यूटन मिल जाएगा। अच्छा 9 न्यूटन मिल गया, तो अगर फेविकोल इसमें 9 देगा तो इसमें 9 न्यूटन देगा। अच्छा, लेकिन क्या ये 9 न्यूटन यहां वाली सरफेस को हिला पाएगा? नहीं।
नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ 45 का अवेलेबल है फेविकॉल, तो ये फेविकॉल भी 9 न्यूटन दे देगा। तो जो 9 पे नहीं हिला पाया, चलो अब आगे देखते हैं क्या 10 पे हिला पाएगा। अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स दिया तो क्या ये यहाँ फेविकॉल हिला पाएगा? नहीं कितना जाएगा? 10 जाएगा। और अगर यहाँ पे 10 गया तो यहाँ पे कितना आएगा पीछे? 10 10 आएगा। तो 10 न्यूटन पे क्या ऊपर वाला ब्लॉक हिल पाएगा? नहीं नहीं नहीं। पाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक को हिलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 11 से ऊपर मतलब 10 से 10.1 भी चलेगा। 10 से ज्यादा 10 से हाँ। 10.1 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। और 11 तो बहुत बढ़िया चलेगा। हाँ अच्छा, तो अगर हमने 10 से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो कौन सा ब्लॉक पहले हिल जाएगा? 10 ऊपर किलो वाला। वाट। वाला ऊपर वाला ऊपर पहले वाला। हिलेगा। ऊपर वाला पहले हिलेगा, पहले चलेगा, ऐसे समझ लो। अच्छा, नीचे वाले को चलाना है तो ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 45 45 चलाना पड़ेगा या कितना चलाना 46। पड़ेगा अगर नीचे वाले को हिलाना है? चलिए हम नीचे वाले को हिलाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं ऐप का कुछ वैल्यू पुट करके देखता हूं। हालांकि हमारा सवाल हो गया। हमारा सवाल 46 कहता है कि अगर दोनों में से किसी भी ब्लॉक को हिलाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो 10 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ। तो हमारा हाँ। सवाल हो गया आंसर। हमारे सवाल का आंसर ए है, 10 न्यूटन आ चुका है। लेकिन मैं अब कहता हूं कि अगर नीचे वाले ब्लॉक को भी अगर आप हिलाना चाहते हो तो ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। 43 से ज्यादा। हाँ 45 से ज्यादा। चलिए मैं 50 न्यूटन करके देखता हूं और उसको थोड़ा समझते हैं। एफ का वैल्यू मैं 45 करके देखता हूं, 50 करके देखता हूं और समझते हैं। तो अगर मैं एफ का वैल्यू 50 लगा दूं तो इधर कितना लगेगा? 10 50 10 लगेगा। 10 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और अगर इधर 10 लगेगा तो इधर कितना लगने वाला? 50 10 ही लगने वाला है। अरे 50 हाँ। कहां से लगेगा? ये फेविकॉल 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 तो रहा ही नहीं। अब तो 50 पे कौन सा फ्रिक्शन आ गया? ये 10 काइनेटिक। काइनेटिक। 50 पे तो ये चल पड़ेगा और 40 चला, हो इसका जाएगा। मतलब कौन सा फ्रिक्शन आया? काइनेटिक। तो यहां पे कितना फोर्स आएगा? 10। तो पीछे 10 मिल जाएगा क्या? हाँ तो पीछे 10 मिल जाएगा। इसका मतलब आप कितना भी फोर्स ऊपर लगा दो, नीचे वाला नहीं चलने वाला। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। क्यों? हाँ, क्योंकि नीचे वाले पे तो खाली फेविकॉल का ही जोर लग सकता है या काइनेटिक फ्रिक्शन का ही जोर लग सकता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जोर तो खाली 10 तक ही है। फिर बहुत जोर लगाएंगे तो वो ऊपर वाले टैंक के जो अरे जो अगर प्रोडक्ट है आप वो मान लो खोलकर निकल 200 जाएगा, न्यूटन ऐसा भी ही लगा होगा दो ना। यहाँ पे, पीछे कितना लगने वाला है इस पे? 10। तो इस पे आगे कितना लगने वाला? 10 तो पीछे कितना लग जाएगा? 10। 10 तो क्या ये कभी चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको चलाने के लिए आप ऊपर कितना भी जोर मारते रहो, ये नीचे वाला नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? हाँ अच्छा, तो अगर इस सवाल में नीचे वाले को चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा फोर्स ऊपर से हटा करके नीचे लगाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है नहीं यार? आ रहा है। देखो पूरी फिजिक्स एकदम आपको दिखने लगेगी। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ हाँ सर। हाँ, आपको फिजिक्स दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई खाली सॉल्व कर लिए सवाल। क्या हो रहा है ये एकदम दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, और वही पिक्चर मैं बना रहा हूं। देखो, तो अगर मुझे इस ब्लॉक को चलाना है तो यहां पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर मैं यहां से अगर 40 न्यूटन लगाऊं तो क्या ये ब्लॉक चल पाएगा? नहीं। नहीं चलेगा। तो अगर मुझे
अगर कितना फोर्स लगाऊं तो ये चल पाएगा? 45 से ज्यादा नीचे लगा दूं तो चल पाएगा ये? हाँ हाँ हाँ। सर। तो 45 लगा दूं, 45 अगर लगा दूं तो जस्ट यहाँ पीछे 45 मिल जाएगा और यहाँ पीछे हाँ, 45 मिल जाएगा। चलिए, तो ये जस्ट थोड़ा चलने के कगार पे आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। आएगा। लेकिन होगा क्या पता है इसमें? क्या होगा 45 न्यूटन के फोर्स पे क्या होगा? चलिए इसको समझते हैं। अभी आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी ले आता हूं इस सवाल के अंदर। 45 के फोर्स पे कुछ घटना ऐसी घटने वाली है, आपको लगेगा कि यार ये स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा वास्तव में बड़ा चमत्कारिक फोर्स है। इसको चमत्कारी ऐसे ही नहीं बोला गया क्योंकि ये समझ में ही नहीं आता है, तो चमत्कारी तो है ही, चमत्कारी समझ में नहीं आता हमको। तो जैसे ही मैंने इस पे 45 का फोर्स लगाया तो क्या होगा पता है? क्या होगा? यहां पे ऊपर वाले 10 किलोग्राम के जो ब्लॉक है उस पे तो खाली एक ही फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स लग सकता है इस पे? या तो फेविकॉल लग सकता है या काइनेटिक लग सकता है। बोलो इन दोनों में से एक ही लगेगा। हाँ सर, एक ही लगेगा। या तो फेविकॉल वाला लगेगा या काइनेटिक लगेगा। मैं स्टैटिक फ्रिक्शन को फेविकॉल बोलता हूं, है ना? तो या तो फेविकॉल लगने वाला है या काइनेटिक लगने वाला है। चलिए ठीक है, तो फेविकॉल कितना लग सकता है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का लग सकता है। अच्छा, अगर फेविकॉल लगा हुआ है, मान लो फेविकॉल लगा हुआ है और अगर इसको आगे खींचेंगे तो फेविकॉल इसको कहां खींचेगा? 10 वाले को आगे ही खींचेगा। हाँ फेविकॉल का मतलब दोनों चिपके हुए हैं, और अगर दोनों चिपके हुए हैं तो अगर ये आगे जाएगा तो ये भी कहां जाएगा? आगे। आगे ही तो जाएगा। और अगर आगे गया इसका मतलब इस पे फेविकॉल कहां जोर मार रहा है? आगे की तरफ पीछे। जोर मार रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ तो इस पे फेविकॉल मैक्सिमम कितना जोर मार सकता है? 10 न्यूटन का। देखो ये केस कब है? जब आप फोर्स ऊपर वाले से हटा करके नीचे वाले, देखो अगर आप ऊपर वाले पे फोर्स लगाते हो तो नीचे वाले को चलाने के लिए खाली कौन सा फोर्स है? फेविकॉल। मतलब नीचे वाले के लिए खाली एक ही फोर्स लगेगा, फेविकॉल। समझ में आ रहा है? अगर मान लो आपने ऊपर वाले पे फोर्स लगाया बाहर से, तो नीचे वाले पे खाली दो ही फेविकॉल लगेंगे। एक फेविकॉल तो यहां लगेगा और एक फेविकॉल यहां लगेगा। बोलो बात क्लियर है? हाँ लेकिन अगर आपने नीचे वाले पे फोर्स लगाया तो फेविकॉल खाली एक ही जगह लगेगा, ऊपर वाले पे, यहां पे। बोलो बात क्लियर? हाँ तो अगर इस पे देखो, अगर आपने नीचे वाले को खींचा तो नीचे वाले के पास तो अभी भी एक फेविकॉल यहां पे लगेगा और एक फेविकॉल यहां लगेगा, लेकिन ऊपर वाले के लिए तो एक ही फेविकॉल है, मतलब एक ही जगह पे चिपका हुआ है। तो इस पे फेविकॉल मैक्सिमम कितना लग सकता है? न्यूटन। और कहां लगेगा? आगे लगेगा कि पीछे लगेगा? आगे। आगे लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस आगे। डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि फेविकॉल तो चिपकाने का काम करता है, और अगर चिपके हुए हैं तो अगर ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा। मान लो कंडीशन में ऐसे कर देता, मान लो मैं ऐसे बना देता इसको, इस डायग्राम को, 45 न्यूटन पीछे लगाता, तो बताओ अब इस पे फेविकॉल कहां लगता? 45 न्यूटन के डायरेक्शन में। 45 न्यूटन की डायरेक्शन में फेविकॉल लगता। बोलो ये बात क्लियर है? हाँ। चलिए, तो ये फेविकॉल हमने 10 न्यूटन लगा दिया उस पे, इस तरफ। तो अगर इस पे मैक्सिमम फेविकॉल 10 लगेगा तो इस पे भी मैक्सिमम कितना फेविकॉल लगेगा यहां पीछे? 10 न्यूटन 10। लगेगा। और नीचे मैक्सिमम फेविकॉल कितना लगेगा? 45। 45। तो इसका मतलब नीचे वाले पे रोकने वाला फेविकॉल कितना लगा मैक्सिमम? 55। 55। तो अगर नीचे 55। वाला ब्लॉक को चलाना है तो आपको मैक्सिमम कितना फोर्स देना पड़ेगा? 55 से अब 55 से 55 ज्यादा। से अब। बात समझ में आ रही है? हाँ
ये 45 से ज्यादा पे नहीं चलने वाला। अगर इसको चलाना है, अगर कोई पूछे, देखो मैं एक सवाल पूछूं, अगर नीचे वाले को चलाना है तो ऊपर कितना फोर्स दे, तो आप कह दो सर ऊपर कितना भी फोर्स देते रहो नीचे वाला नहीं चलने वाला। बोलो बात क्लियर है? हाँ सर। लेकिन अगर नीचे वाले को चलाना है और नीचे फोर्स देना पड़ेगा, तो कितना फोर्स देना पड़ेगा कि नीचे वाला चलेगा? 55 से ज्यादा। 55 से ज्यादा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर। तो फ्रिक्शन Clear, समझ में आ sir. रहा है थोड़ा थोड़ा? चलिए ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अभी मैं अगर एक आध सवाल लेने बैठ जाऊंगा तो वो लंबा चला जाएगा। और आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करना आपकी एक्सरसाइज शीट का, 42 और 43 करोगे? हाँ सर। 42, हाँ सर। 43 और 51, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 का एनएलएम की। ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने, 42, 43 और 51। ट्राई इट और देखो आपसे बनते हैं नहीं बनते। नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं फिर इनको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।